हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट 3 बात करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, जिसमें हमने रखा था न्यूक्लियर एनर्जी को। और इसको बेटा सेपरेटेबल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इसकी जो महत्व है बेटा वो आगे चल के क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करने वाली है। इसलिए मैंने सोचा बेटा कि इसको हम लोग सेपरेट रखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेलनेस हम लोग दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग बेटा इसके अंदर हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जानेंगे बेटा कि सोर्स ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी होता है। और न्यूक्लियर एनर्जी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूज़न। इन्हीं के ऊपर डिटेल में बेटा डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आइए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है कि वो एनर्जी जब न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मिल रहा है। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन करने का मतलब बेटा कि जब एटॉमिक लेवल पे कोई रिएक्शन होता है, एटॉमिक लेवल पे बेटा, ठीक है, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस लेवल पे जब इंटरेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आपका डिकम्पोजिशन होता है, तो उस केस में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो निकलती है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द एटॉमिक इंटरेक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ अ एटम, या कह सकते हैं न्यूक्लियस या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी है बेटा, ये सारे के सारे को वजह को कम्बिनली कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, अब न्यूक्लियर एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। कौन कौन सा? एक है फिजन और एक है फ्यूजन। फिजन के अंदर क्या होता है? तो फिजन नाम से पता चलता ना, टूटना, यानी कि डिकम्पोजिशन होना, यानी कि टूटता है इसके अंदर बेटा। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा एटम है, एक कोई बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस समझते हैं क्या होता है? तो सबसे पहले न्यूक्लियस जानना जरूरी है बेटा, क्या होता है। तो मान चलो कि ये सोडियम 11 का Na11 का एक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर में होता है बेटा न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट होता है ऐसे करके, जिसमें 2 8 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और सेंटर में जो होता है बेटा उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो फिजन होता है बेटा ना, वो न्यूक्लिक लेवल पे होता है, यानी कि न्यूक्लियस की फिजन या फ्यूजन की हम लोग बात अक्सर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन लगभग ना के बराबर होता है बेटा जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का होता है बेटा क्या? फिजन। फिजन का मतलब होता है बेटा टूटना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बेटा क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया है। तो तोड़ के इक्वल इक्वल पार्ट में अलग हो जाते हैं, फिर आता है, टूटता है, फिर होता है, टूटता है, फिर होता है, टूटता है, और ऐसे करके हर एक बार टूटने से क्या प्रोड्यूस होता है? बहुत लार्ज अमाउंट में बेटा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर करते हैं। किसमें किसमें बेटा? फिजन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, फिजन पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो फिजन होता है बेटा, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। फिजन का उपयोग ज़्यादा इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं इसके लिए ज़्यादा, अभी हम लोग इसके आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो मान चलो बेटा कि ये फिजन हुआ कैसे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। तो हमारे सामने एक रिएक्शन है, आप रिएक्शन दे सकते हैं, कौन सा है? 92U235, इसको बोलते हैं बेटा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का आपके कहते हैं न्यूक्लियस है, जिसपे हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया है। कहने का मतलब बेटा कि मान के चलो कि हमने क्या किया है, ये है बेटा आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन आके क्या कर दिया? इसको टकरा दिया। तो टकराने की वजह से ये क्या हो गया? टूट गया। तो इसी ब्रेकिंग को कहते हैं बेटा फिजन। और इस केस में क्या होता है कि जब यूरेनियम जब टूटता है, यानी यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन आकर टकराता है, तो यूरेनियम हो जाता है क्रैक, यानी वो टूट जाता है, यानी फिजन हो जाता है। किसमें? बैरियम 56, बैरियम 139 इसमें टूट जाता है, और 36 क्रिप्टॉन 94, यानी कि बैरियम और क्रिप्टॉन में ये टूट जाता है। अगर आपको बेटा इसमें कहीं प्रॉब्लम हो कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है, तो मैं बता देता हूँ। U फॉर यूरेनियम, N फॉर न्यूट्रॉन, BA फॉर बैरियम, KR फॉर क्रिप्टॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, और फिर बेटा ये हो जाता है हमारा, इसको बोलते हैं लोग डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है हीट एनर्जी या एनर्जी, जो भी हो बेटा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्शन है, जो रिएक्शन हमें फिजन को वेरीफाई करता है कि जो भी फिजन होता है वो कैसे होता है। तो यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन की टकराहट होती है, यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन की टकराहट होती है, तो उस केस में बैरियम निकलता है उसमें से, और क्रिप्टॉन निकलता है, प्लस
3 ठो न्यूट्रॉन और निकलते हैं बेटा। तो गौर करना कि एक न्यूट्रॉन ने जाके टकराया और 3 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा निकल गए, फिर वो 3 न्यूट्रॉन और जाके टकराएंगे, फिर उनसे और 3 एक्स्ट्रा होंगे, फिर टकराएंगे, फिर एक्स्ट्रा होंगे, फिर टकराएंगे, फिर एक्स्ट्रा होंगे। अब समस्या ये है कि इससे पिछले क्लास में आपको बताया जाता है कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये बताया जाता है ना कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो उसके पास कुछ पावर धावर रहती नहीं है। तो ये ऐसे कैसे? तो एक बात गौर करना बेटा, हम लोग के स्पेसिफाइड जो हम लोग की स्टडी है उसके अंदर कभी भी जिसकी महत्व सबसे कम होती है वही सबसे खतरनाक वर्क करता है। ये हमारा नेचर भी बताता है, ये हमारी सोसाइटी बताती है कि जिस पे उम्मीद नहीं रहती वही उम्मीद से बड़े काम करता है। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं, जब वो किसी न्यूक्लियस पे जाकर टकराते हैं तो न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, जब तोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस होता है। अब सोचो जब एक न्यूट्रॉन तोड़ दिया तो सोचो कितने प्रोड्यूस हुए? 3। अब 1 से 3 प्रोड्यूस हुए, 3 से 9 प्रोड्यूस होंगे, तो ऐसे करके प्रोडक्शन होती जाएगी, न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे और न्यूक्लियस को क्या करते जाएंगे? तोड़ते जाएंगे। और जितनी बार न्यूक्लियस करेंगे तोड़ेंगे उतनी बार न्यूट्रॉन बनेगा, उतनी बार एनर्जी बनेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी हमारे धरती पे नहीं बचेगा। ठीक है बेटा? तो इसका भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दिमाग में हो कि न्यूट्रॉन वर्क क्यों करते हैं भाई, तो न्यूट्रॉन बहुत इस स्पेसिफाइड वर्क करते हैं, लेकिन जब भी वो एक्ट करते हैं, जब भी वो एक्शन में आते हैं तो सबकी रिएक्शन खत्म हो जाती है बेटा। ठीक है? तो वही हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की टकराहट हुई, बैरियम क्रिप्टॉन फॉर्मेशन हुआ और 3 न्यूट्रॉन निकला और बेटा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। अब इस हीट प्रोडक्शन का हम करते क्या हैं, यानी जो इसमें से हीट निकालते हैं हम लोग, उसका कुछ ना कुछ तो वर्क करता होंगे ना, हम लोग कुछ ना कुछ तो उपयोग करते ही होंगे भाई, निकाल ही क्यों रहे हैं, आखिर हम क्यों ये रिएक्शन कर रहे हैं? तो बेटा इसका उपयोग करते हैं हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने में। कौन सी एनर्जी? तो इसको यूज करते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि हमारे जो हमारे लिए इतनी फैमिलियर नहीं है, हम उस एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है? और इसके उपयोग में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और फिर टरबाइन में जनरेटर लगा होता है, वो रोटेट होता है, फिर बिजली प्रोड्यूस होती है और हमारे घरों तक तो मैं नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं बेटा ना, उसकी जो एनर्जी होती है उसको मैक्सिमम हम बोलते हैं बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट उसको खरीदते हैं। ठीक है? क्योंकि उसका कॉस्ट इतना अधिक होता है, उस बिजली का कॉस्ट इतना अधिक होता है कि नॉर्मल पर्सन्स बेयर नहीं कर सकते। इस वजह से उस इलेक्ट्रिसिटी को कौन खरीदता है बेटा? इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े जिनके पास फैक्ट्रियाँ होती हैं वो लोग खरीदते हैं अपनी बड़ी बड़ी मशीनरीज को चलाने के लिए। ठीक है? तो कभी देखा होगा बेटा आप लोगों ने अपने अपने आइट साइड में, अपने आसपास में देखा होगा कि बड़े बड़े टावर टाइप के लगे होते हैं यहाँ पे छज्जे, और उसके ऊपर से ये तारे ऐसे जा रही होती हैं, एकदम लाइन से, एकदम पैरेलल लाइन से तारे जा रहे होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हाई टेंशन वायर। यानी उसके अंदर से हाई टेंशन करंट क्या करते हैं? फ्लो करते हैं और कहाँ जाते हैं? जिन फैक्ट्रियों की उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया बेटा हमारा यूरेनियम, बैरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन। तो ये था रिएक्शन। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करके रखेंगे, दिमाग में भी रखेंगे, क्योंकि अगर पेपर में आया तो आपको रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। रिएक्शन लिख देंगे बेटा, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है? तो रिएक्शन आप जरूर से लिखिएगा। ठीक है? चलिए, उसके बाद बेटा इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसके उपयोग के लिए बेटा हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है। ये फिगर किसका है? तो बेटा ये फिगर है न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। यानी कि ये जो फिजन हो रहा है इसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका तो यूज़ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो पूरी धरती को वेस्ट सर्वनाश कर देगी। तो इस वजह से उसका यूज़ के लिए हमारे सामने एक मैंने सिस्टम ड्रॉ करा है बेटा। देखो गौर करना, इस सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्क्रीट चैम्बर है बेटा। ठीक है? ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसको कॉन्क्रीट चैम्बर, यानी कि सीमेंट, बालू, पत्थर, गिट्टी और स्टील के मिक्सचर से इसको हम लोग बनाते हैं, इस बाहर वाले कंक्रीट चैम्बर को। उसके बाद इसके अंदर एक जो बेटा ये जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हो, ये बर्तन टाइप का, इसको बोलते हैं स्टील वेसल। ये स्टील का एक वेसल होता है जिसके अंदर ये सारे कारनामे होते रहते हैं। अब इसको डबल प्रोटेक्शन इसलिए देते हैं बेटा ना, क्योंकि यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। गौर करना, यूरेनियम का सब्सटेंस होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव करने का मतलब है कि वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, और रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए कभी भी सूटेबल नहीं होती है, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगी और हमें हमें
मरने की तरफ ले जाएगी या फिर हमारे जेनेटिक में चेंजिंग करके। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी, नाम सुना है आप लोगों ने ना, वो वाला केस जापान वाला जिसमें एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो उस पर भी बेटा हम लोग चर्चा जरूर करेंगे अभी कि आखिर उसका सीन क्या है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, क्योंकि रेडिएशंस बहुत खतरनाक होते हैं किसी भी न्यूक्लियो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये स्टील वेसल्स है बेटा। स्टील वेसल्स में ये 1 2 3 जो क्रॉस करे हुए हैं इनको बोलते हैं लोग यूरेनियम रॉड। क्या बोलते हैं इसको? यूरेनियम रॉड, या फिर इसका नाम कह सकते हैं फ्यूल रॉड भी कहते हैं बेटा। यूरेनियम रॉड कह लो या फिर फ्यूल रॉड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, फ्यूल रॉड होता है। अब इस रिएक्टर चैम्बर में इसको डाल देते हैं, लगा देते हैं, प्लेस कर देते हैं। फिर इसके अंदर बेटा एक ये जोता है, जो कोर होता है, जो अंदर होता है बेटा मटेरियल, जिसके ऊपर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होती है, इसको लगाते हैं, वो होता है ग्रेफाइट का होता है बेटा। क्या होता है वो? ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट का काम होता है एज अ मॉडरेटर। जैसे कि जब ये रिएक्शन शुरुआत होगा, जब बम्बार्डमेंट शुरू होगी, जब फिजन होगा, तो उस समय क्या होगा बेटा? उस समय स्पीड धीरे धीरे रिएक्शन का बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ पे, यानी बम बन जाएगा। ठीक है, तो वो बम ना बने, ठीक है बेटा, वो बम ना बने, तो इसलिए रिएक्शन को मॉडरेट करके रखते हैं, यानी ना ही ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा स्लो। इस काम के लिए बेटा हम रखते हैं किसको? ग्रेफाइट के कोर को। तो क्या काम है ग्रेफाइट कोर का? एज अ मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर का मतलब जो रिएक्शंस को बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से चलाए, ना ही तेज चलाए ना ही स्लो चलाए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ग्रेफाइट कोर मॉडरेटर। नेक्स्ट है हमारे सामने यूरेनियम हो गया बेटा, स्टील वेसल्स हो गई। इसके बाद ये जो ब्लू सिंपल हैं इसको कहते हैं बेटा बोरॉन रॉड्स। क्या कहते हैं इसको? बोरॉन रॉड्स। अब ये बोरॉन रॉड्स का काम क्या होता है? तो बेटा जब भी गौर करो कि जब ये रिएक्शन हुआ ना तो कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए? 3। सोचो एक बार में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और ऐसे करके अगर 1000 बार बम्बार्डमेंट होगी तो कितने हो जाएंगे? अब मल्टीप्लाई करते रहिए आराम से बेटा। तो ये देखिए कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन, और इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन पूरे प्लैनेट के लिए, हमारे अर्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है बेटा। ठीक है, इतने नुकसानदायक कि पूरे धरती को उड़ा दें एक बार में। ओके, तो इसलिए इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन ना हो, वो सारे के सारे जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा जिनका यूज हमको नहीं करना है, वो सारे के सारों को हटा दिया जाए उसमें से, उस पूरे सिस्टम में से। उसके लिए होता है बेटा हमारा बोरॉन रॉड्स। बोरॉन रॉड्स क्या करता है? तो बोरॉन रॉड्स जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उसमें, उनको क्या कर लेता है? अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा बोरॉन रॉड और बोरॉन रॉड्स का वर्क। ये भी काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। ये सारे पूरा सिस्टम सेटलमेंट ही बेटा बहुत ही तगड़ा बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी भी चूक वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोगों की जान ले सकती है बेटा। ठीक है, और बहुत अपने हमारे अर्थ के बहुत जगह डिसबैलेंस भी कंडीशन बना सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा पहला जो चैम्बर है कॉन्क्रीट चैम्बर की कुछ अच्छी सी प्यारी सी बातें हो गई। अब इसके बाद में बात करेंगे बेटा आगे कि अब देखिए बेटा ये है, इसमें से पाइप हो गया, जब हीट प्रोड्यूस होगा तो इसमें से हीट जाएगा ऐसे, और इसमें बेटा सोडियम होता है, इसके अंदर सोडियम भर के रखते हैं हम लोग, लिक्विड सोडियम। वो लिक्विड सोडियम क्या होता है? जब हीट होता है बेटा तो एक्सपैंड नहीं करता है। ठीक है, कभी भी गौर करना, जब भी कोई भी चीज़ हीट होती है ना तो वो फैल जाती है। लिक्विड सोडियम फैलता नहीं है, वो हीट को अपने पास रखे रहता है, फिर भी फैलता नहीं है, और वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए हम लिक्विड सोडियम का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो लिक्विड सोडियम बेटा इसमें से गर्म के फॉर्म में ऊपर जाएगा, और यहाँ से होते हुए एक चैम्बर, जिसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर कहते हैं बेटा। ठीक है, इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा, ऐसे पानी होता है, पानी से जब पास होगा तो पानी में भाप गर्म हो जाएगा। गर्म चीज़ कोई भी पानी में जाती है तो बेटा पानी भाप बन जाता है। अब पानी भाप बनेगा, भाप बन के वो ऊपर जाएगा, और ये से भाप बन के यहाँ से हमने बेटा एक वेंट खोला होता है जिसको बोलते हैं ओपनिंग वेंट, और वहाँ से वेंट से इधर बेटा एक और सेक्शन होता है जिसके अंदर एक टरबाइन लगा होता है। टरबाइन मतलब पंखा की तरह होता है बेटा, जिसके ऊपर इसको हम प्रेशर के साथ इस भाप को हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसके ऊपर छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं तो ये टरबाइन क्या करने लगता है? नचने लगता है। और नचने के बाद क्या होता है? ये जनरेटर से कनेक्ट होता है, जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर घूमने से क्या प्रोड्यूस होता है? बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, और वो बिजली अलग अलग जगह पे जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ये ऊपर वाला सीन। अब नीचे वाले सीन की अगर चर्चा करें हम लोग, तो गौर करना, ये पानी है, और यहाँ से ये हॉट सोडियम आया पानी से होते हुए, और यहाँ से बेटा इसको फिर
इतना ज़्यादा से पानी से ये होते हुए है कि धीरे 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 क्या हो गया, ये हॉट से हॉटनेस को छोड़ दिया ताकि ऊपर, ताकि सारा भाप बन जाए, और फिर ये कूल होके फिर वापस यहाँ पे आ गया अपने सिस्टम में। फिर यहाँ से हॉट होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर कूल होगा वापस आएगा, हॉट होगा जाएगा, कूल होगा वापस आएगा। तो बेटा ये एक साइकिल कंप्लीटली क्या करता रहता है, जब तक रिएक्टर चलेगा तब तक ये करता रहता है, तब तक पानी को भाप बनाते रहता है। ठीक है, अब ये भाप इसके ऊपर छोड़ने के बाद बेटा, तो भाप होता है पानी का ही फॉर्म होता है, वेपर इज फॉर्म ऑफ स्टेम, स्टेम यानी वाटर का ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर। जब उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर टकराते हैं, टकरा के उसको नचाने लगते हैं, तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं बेटा। ठीक है, कूल डाउन हो जाते हैं। और जब कूल डाउन होंगे तो फिर से पानी बन जाएंगे। अब पानी बन के कहाँ आते हैं, वो होता है पानी बेटा गर्म ही होता है ना, क्योंकि भाप गर्म होता है, पानी भी गर्म होगा, तो वो पानी गर्म गर्म ही आता है। और फिर यहाँ से एक और चीज जिसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं उसको, चैम्बर को कंडेंसर चैम्बर बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ से पानी जा रहा होता है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा होता है, और इसी के अंदर से वो पाइप गुजारते हैं ताकि वो पाइप के अंदर का जो भाप वाला पानी है वो क्या हो जाए बेटा, ठंडा हो जाए, कूल हो जाए फिर से, और उस कूल वाले पानी को फिर वापस से हम हीट एक्सचेंजर चैम्बर में डाल देते हैं। तो बेटा ये भी एक क्लोज साइकिल होता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा सेटअप, और ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करने के लिए एक ये भी तरीका है बेटा, जो होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये चीज़ था बेटा हमारे सामने, जो आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा तो आप हमसे हम जरूर कहेंगे कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का यानी फिजन का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिजन, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सर पावर प्लांट इज द बेस्ट एप्लीकेशन। अब इससे बेस्ट एप्लीकेशन नहीं हो सकता हमारे धरती पर। ठीक है, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी चीज़ बना के रखी है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, और उसका उपयोग करते हैं ताकि हमारे आसपास लाइट रह सके, बिजली रह सके। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा कंडीशन पूरा। न्यूक्लियर एनर्जी में फिजन का केस आ गया, ये जनरेटर है, और ये पूरा फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। अब इसको बेटा आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, हम लोग रिवाइज कर जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले ग्रेफाइट रॉड है, सबसे पहले इसमें यूरेनियम के रॉड रखे होते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स में हम लोग फिर इसमें बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन से। तो यूरेनियम में जब बम्बार्ड कराएंगे तो बैरियम प्रोड्यूस होगा, क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होगा, और 3 न्यूट्रॉन प्लस लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो जो 3 न्यूट्रॉन हैं, 3 न्यूट्रॉन में से जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उस पूरे सिस्टम के अंदर जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको बोरॉन रॉड क्या कर देते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और सिस्टम बहुत हाई ना चला जाए इसलिए वहाँ पे ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट रॉड होते हैं। वो ग्रेफाइट के पूरा प्लेन होता है सिस्टम प्लेटफॉर्म, वो क्या करता है, इसको मॉडरेट कर रखता है कि ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो। ये हो गया बेटा। उसके बाद उसको स्टील वेसल में रखा जाता है। इस स्टील वेसल्स में लिक्विड सोडियम होता है। लिक्विड सोडियम जो गर्म होता है तो वो हॉट होके वो चला जाता है बेटा यहाँ से हीट एक्सचेंजर आपके सिस्टम में। वहाँ से फिर पानी भाप बन के निकल के टरबाइन में टकराता है, टरबाइन को नचाता है, टरबाइन नचने से बिजली प्रोड्यूस होती है क्योंकि जनरेटर से वो कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर वो ठंडा होकर पानी मैंने गर्म ठंडा पानी जो वापस आता है कंडेंसर से और ठंडा होता है और फिर वापस से हीट एक्सचेंजर सिस्टम में आ जाता है। फिर यहाँ से लिक्विड हॉट सोडियम यहाँ से हीट पास करते हुए वापस से पंप के सारे वापस अपने जगह पे आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल कंप्लीट कंडीशंस जिसका हम यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है बेटा, तो कूलेंट है। कूलेंट का काम क्या होता है, कूलेंट काम होता है ठंडा करना, यानी कि जो चीज़ें बहुत गर्म है उसको ठंडा नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम ओवरहीट होके बंद हो जाएगा या फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ये था बेटा हमारा टोटल, हमने एक बार और रिवाइज मार दिया तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अगर नहीं आई तो फिर भी हम हैं आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग पावर प्लांट के बारे में, क्योंकि ये पावर प्लांट की चर्चा कर रहे थे। पावर प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है इंटरनली, अगर आप जाएंगे तो ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद पावर प्लांट की बात करें तो टोटल बेटा 6 लगभग हम 6 पावर प्लांट की बात करें जो हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे हैं। वैसे इसके अलावा भी और भी पावर प्लांट हैं लेकिन वो अभी भी कंस्ट्रक्शन में कुछ बने हुए हैं। ठीक है, तो हम जो मोस्ट एक्टिव पावर प्लांट है बेटा हम उनकी चर्चा करेंगे। जिसमें पहला आता है तारापुर जो महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में है, कालपक्कम बेटा वो तमिलनाडु में है, और नरोरा यूपी में है, और कपरपरा हाँ बेटा कपरपरा ये है गुजरात में, और उसके बाद बेटा कैगा वो है कर्नाटका में। ठीक है, तो ये सारे हैं पावर प्लांट जो हमारे इंडिया में सेटल्ड हैं और वो अभी भी क्या है ऑपरेटेबल हैं, वहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है।
ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स हैं बेटा, इनमें से अगर एक आध दो भी अगर एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा तो ये रहेगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हो, जरूरी है, कभी कभी पूछ देता है। और ज्योग्राफी के नज़रिए से तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्योग्राफी में तो अक्सर पूछता है कि वेयर इज द फलाने पावर प्लांट सिचुएटेड, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा पावर प्लांट कहाँ पे है इन द केस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। पर हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें से एक आध दो तो दिमाग में बेटा रहने ही चाहिए, अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा हम लोग कि पावर प्लांट में इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग ओनली 3% होता है, यानी कि हमारे इंडिया में अगर 100% बिजली कंजप्शन होती है तो उसमें केवल 3% बिजली ही होती है जो हम पावर प्लांट से क्या करते हैं, बनाते हैं। बाकी सारी बिजली हम सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ बनाते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा बिजली हम लोग बनाते हैं आपके थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें हम कोयला जला के बिजली बनाते हैं बेटा, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ अल्टरनेट सोर्स खोजने के बहुत जल्दी प्रयास में, ताकि ये पॉल्यूशन को क्या किया जा सकता है बेटा, कम किया जा सकते हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा हम बिजली किससे बनाते हैं, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर बिजली बनाते हैं हम लोग बेटा थर्मल पावर प्लांट से, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। लगभग 75% बनाते हैं हम लोग बिजली उसी से। फिर उसके बाद कुछ परसेंट बनाते हैं हम लोग बेटा हाइडल पावर स्टेशन, इन डैम्स बनाते हैं। उसके बाद कुछ परसेंट बनाते हैं बेटा हम लोग सोलर से, और बाकी कुछ लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 3% बनाते हैं हम लोग बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये जो 3% पावर प्लांट से हम बिजली बनाते हैं, ये मैक्सिमम केवल इंडस्ट्रियलिस्ट ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है बेटा बहुत महंगी होती है, ठीक है। इसका इजीली इंस्टॉलेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी एक टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट का हम लोग प्रयोग करना पड़ता है, इस वजह से इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ओके। चलिए उसके बाद बेटा जो कुछ देश हैं पूरे वर्ल्ड में, नहीं हमारी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे देश क्या करते हैं बेटा, ये सारे देशों में जो बिजली जलती है उसमें 30% योगदान होता है, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से 30% बिजली प्रोड्यूस करते हैं। सोच लीजिए बेटा, इंडिया में कितना, 3%। और बाहर के देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो कितने परसेंट यूज करते हैं बेटा, 30% प्रोडक्शन करते हैं अपनी पूरे खपत का, जितना भी वो खपत करते हैं उसमें 30% उपयोग कहाँ से, 30% बिजली कहाँ से बेटा, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर प्लांट में 30% वाला केस जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर होता था। तो गौर करें बेटा कितने का अंतर है, हमको लगता है कि बेटा 3% और 30% बहुत लंबा, बहुत बड़ा गैप है बेटा, ठीक है, बहुत बड़ा गैप है। यानी हम 3% करते हैं और 30% करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे हम लोग एक समय आएगा बेटा कि इसको रिड्यूस करते जाएं कोयले को, और कुछ और नॉन कन्वेंशनल सोर्स निकाला जाएगा, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारे सामने परसेंटेज। उसके बाद आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया बेटा कि E = mc², यानी कि जो एनर्जी होता है वो मास ऑफ सब्सटेंस को, अगर किसी मास ऑफ सब्सटेंस m को अगर हम लाइट के स्क्वायर की स्पीड से बेटा फेंकें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आइंस्टाइन ने E = mc² में की थी। और अगर हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बेटा ये भी एक एनर्जी का यूनिट है कि कैसे हम एनर्जी मेजर करते हैं। तो मेजर करने में हम लोग जूल में, कैलोरी में, अर्ग में, इसमें मेजरमेंट करते हैं, और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पूरा कंडीशंस। और आप ये हो गया बेटा लगभग हम लोग अपने समाप्ति की तरफ हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिजन वाला केस में हमने फिजन को पूरी तरह बिल्कुल डिटेल्स में बेटा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो बेटा तो मैंने कहा ना, कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है, आप उसके अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है आपको, हम लोग उस वाले पॉइंट को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा फिजन वाला केस पूरा, आप देख सकते हो पूरा फिजन, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें, रिएक्शन, पावर प्लांट कहाँ कहाँ स्थित है, कितने % उपयोग है, आइंस्टीन कैनरी रिलेशन ऑफ जूल एनर्जी, उसके बाद फिजन के मतलब क्या होता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर कवर कर ली है। फिर ये भी जाना है कि न्यूक्लियाई का प्रयोग करते हैं, बिना न्यूक्लियस के हम लोग ये न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको।
बहुत बढ़िया बना दिया बेटा। मन तो नहीं कर रहा है मिटाने का, लेकिन मिटाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए ना। बेटा हम लोग अब बात करेंगे हम लोग फ्यूज़न की, कि फ्यूज़न क्या है। फ्यूज़न का सीन समझेंगे हम लोग कि फ्यूज़न का पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि बिल्कुल फ्यूज़न का उल्टा। जैसे फ्यूज़न बोलता है क्या बेटा, कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। लेकिन फ्यूज़न केस में क्या होता है बेटा, कि जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। ठीक, फ्यूजन का ठीक उल्टा होता है बेटा फ्यूजन। तो अभी हम लोग फ्यूजन पर चर्चा करेंगे। तो फ्यूजन कॉन्सेप्ट क्या है, कि व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में मीट करते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और प्लस बहुत ज़्यादा हीट का भी फॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम हीट निकलता है, इतना ज़्यादा कि जैसे मान चलो बेटा हम लोग फ्यूजन को तो कुछ लेवल तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब कि हमको पता है कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फ्यूजन को, लेकिन हम फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, फ्यूजन को कंट्रोल करना बिल्कुल हमारे हाथ में इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम फ्यूजन को कंट्रोल कर सकें। वैसे फ्यूजन से बात आई बेटा तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं फ्यूजन्स के। तो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फ्यूजन के और फ्यूजन के बेटा, उसको हम लोग एक ही बार डिस्कशन किया जाएगा लास्ट में, दोनों को कंपेरिजन करके। ठीक है, तो उसको बाद हम लोग बात करेंगे फ्यूजन में कि हमने क्या कहा कि छोटे छोटे जो न्यूक्लियर जुड़ते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियर बनाता है और लॉट्स ऑफ एनर्जी बनाता है। प्लस हमने ये भी जाना बेटा कि जो फ्यूजन है वो हमारे लिए ईजी नहीं है कर पाना, इसलिए हम इसको ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आसपास की चीज़ों को भी क्या कर लेता है बेटा, आपस में अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ भी एक सन की तरह बन सकता है अगर हमसे गलती हुई। तो क्या पता, कुछ कुछ भी हो सकता है बेटा, कह भी सकते हैं कि क्या पता सन भी एक प्लैनेट रहा हो। ठीक, सन भी एक प्लैनेट रहा हो और वहाँ पे भी लोग रह रहे हों, और किसी ने वहीं बुद्धि लगाई और फ्यूजन का फॉर्मेशन किया, और आज पूरा का पूरा वो सन का फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स इफ वी थिंक अबाउट दैट। ठीक है, चलिए तो फ्यूजन में चर्चा करते हैं। तो वो कौन से छोटे छोटे न्यूक्लियस जिनको जोड़ रहे हैं हम लोग, तो बात करते हैं बेटा 1s2 1s2, यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये है बेटा हमारा ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम से क्या आता था बेटा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लगभग कितने, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहले को बोलते हैं बेटा प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे को बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रिटियम। तो लगभग 3 तरह के आइसोटॉप्स हो गए। हाँ, तो उनमें से हम प्रयोग किसे करते हैं बेटा, तो हम प्रयोग करते हैं ड्यूटेरियम का। गौर करो, 1h2 प्लस 1h2, यानी कि 1h2 ड्यूटेरियम 1 और 1h2 ड्यूटेरियम 2। तो जब दो ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है बेटा, हमको एक हीलियम का न्यूक्लियस मिलता है हमको, यानी एक हीलियम का मॉलिक्यूल हमको फॉर्मेशन होके मिलता है, प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, और प्लस उसमें बहुत सारी बेटा, बहुत सारी बेहिसाब ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है। ठीक है, जिसका हम लोग प्रयोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसका उपयोग नहीं करते बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 1s2 प्लस 1s2 2he3 प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस लॉट्स अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा फ्यूजन का एक कॉन्सेप्ट। इस रिएक्शन को आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया तो आपको रिएक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्यूजन केस हो चाहे वो फ्यूजन केस हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब। एग्जाम्पल क्या है एप्लीकेशन उसका, जैसे कि फ्यूजन का एप्लीकेशन था हमारे पास कि हमने क्या बना रखा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के रखा था फ्यूजन में। लेकिन फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन जो बम होता है बेटा, एटम बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, उसमें हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बम के अंदर क्या होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का मिक्सचर होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होके वो एक बहुत 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 बड़ा, समझ लीजिए बेटा, एक फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। पता है एटम बम से जो डिस्ट्रक्शन होता है और जो हाइड्रोजन बम से डिस्ट्रक्शन होता है उसमें 100 टाइम्स का फ़र्क होता है। ठीक है, अगर एटम बम से अगर कोई चीज़ का डिस्ट्रक्शन 1 टाइम हो रहा है तो हाइड्रोजन बम से 100 टाइम हो जाता है बेटा, देखो 100 गुने का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ है बेटा, हाइड्रोजन बम को हम ऐसे डिटोनेट नहीं कर सकते।
ठीक है। हम हाइड्रोजन कोई नहीं कि हम हाइड्रोजन ऐसे गए ऐसे किए और ऐसे फेंक दिए, हाइड्रोजन जल गया, अरे बम 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 फूट गया, नहीं, ऐसा वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन बम को ऐसे ही ओपन ऐसे ही हम लोग डिटोनेट करने की कोशिश करें तो वो फटेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा, मतलब उसके जो इंटरनल मैकेनिज्म होंगी बेटा वो टूट टूट के अलग अलग हो जाएंगे, यानी अंत में हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो आखिर हाइड्रोजन बम हम फोड़ कैसे सकते हैं बेटा? तो हाइड्रोजन बम अगर हमको डिटोनेट करना है, यानी कि उसको ब्लास्ट करना है हाइड्रोजन बम को, तो सबसे पहले हमको उतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा, कितनी चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम फ्यूजन को थर्मोन्यूक्लियर बोलते हैं बेटा। थर्मो का मतलब होता है हीट और न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लिक मटेरियल, यानी जिसमें हीट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो हाइड्रोजन बम को अगर डिटोनेट करना है तो सबसे पहले हमको टेम्परेचर चाहिए उतना, और टेम्परेचर कौन प्रोड्यूस करेगा उतना? वो प्रोड्यूस करता है एटम बम। तो बाय द वे, अगर कभी भी हाइड्रोजन बम फोड़ना हो बेटा किसी को भी, तो सबसे पहले उसको एटम बम वहाँ फोड़ना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ेगा वो बंदा, तब जाके हाइड्रोजन बम का असर वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता है बेटा कि एटम बम ही खुद ही इतना डिस्ट्रक्टिबल होता है कि हाइड्रोजन बम तो पूरा धरती ही साफ कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो चैन रिएक्शन से होता है। अब चैन रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है ये है, और ऐसी की तैसी हो जाएगी पूरी, और हमारा अर्थ क्या हो जाता है, नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन बम तो बहुत 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 लोग, बहुत सारे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री उनके पास है, यानी वो सब मौत का सामान लेके इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा कि धरती का अंत हमारे ही हाथों में है, दूसरे के हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में भी नहीं है। हम चाहें तो अभी अपने घर को ही आग लगा लें। तो ये अक्सर इंसानों की प्रवृत्ति होती रहती है बेटा, आग लगाने वाली अपने घरों को। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भाई पर्सनल मैटर हो गया। तो हाइड्रोजन बम हो गया बेटा एप्लीकेशन किसका? फ्यूजन का। ठीक है, अब एक और एप्लीकेशन जो अच्छा है वो है सन की एनर्जी, यानी सूरज की जो एनर्जी होता है, सूरज की गर्मी होती है, सन जो होता है बेटा वो भी फ्यूजन पे वर्क करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि क्या पता किसी ने सन के सरफेस से फ्यूजन किया हो अपने टाइम में और सन आग का गोला बन गया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे कैसे होता है? तो वहाँ पे बेटा प्रोटियम का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम 4 प्रोटियम को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पे हमको एक हीलियम का मॉलिक्यूल मिलता है, प्लस हमको पॉजिट्रॉन मिलता है 2। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? तो जैसा पॉजिट्रॉन होता है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, वैसे ही पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क और म्यूऑन, पाइऑन, आपका लेप्टॉन्स, ये सारी चीज़ें ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाती हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे हमें हमको जब जे थॉमसन ने खोज करी, नील्स बोर ने खोज करी एटम की, तो उन्होंने क्या बताया कि एटम बस 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे जब और डिस्कवरी करी गई, देखा गया कि इनसे भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर क्या हैं, मौजूद हैं, जिनको हम सब न्यूक्लिक पार्टिकल कहते हैं बेटा। ठीक है, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर सब न्यूक्लिक पार्टिकल मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे हैं। ठीक है, पर उनका भी इफेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारे अर्थ में, हमारे हर एक ऑपरेशंस परफॉर्मेंस सबके अंदर बेटा इसके अंदर उपयोग है। तो ये हो गया बेटा सन की एनर्जी और सन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा फ्यूजन, थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन का मतलब बम बाल उड़ा दो और ख़त्म हो जाओ अपने आप को। ठीक है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन की बात करें तो ये था बेटा हमारा डिटेल में फ्यूज़न। और अब ये हो गया फ्यूजन भी हो गया बेटा और फ्यूजन भी हो गया। तो अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है बेटा। तो अगर हम फ्यूजन की एडवांटेज की बात करें तो फ्यूजन की एडवांटेज है कि हमें यहाँ से क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है। ठीक है, और हमारा जो नेचर होता है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। तो ये पहला एडवांटेज या एक सिंगल ऑन ओनली एडवांटेज कह सकते हैं। ठीक है, प्लस दूसरा एडवांटेज है कि ये बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा दिन तक हम ऑपरेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, यानी कि बहुत कम अमाउंट में यूरेनियम का प्रयोग करेंगे और बहुत ज़्यादा दिन तक हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तीसरा है कि इसे हमको कंट्रोल करने आता है, यानी कि फिजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सकती क्योंकि हमारे पास सारे सुविधाएं होती हैं। अगर कभी चली गई तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, हरे राम हरे कृष्ण जप लेंगे। ठीक है, लेकिन हम फिजन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास वैसे सिस्टम्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग अब डिसएडवांटेज फिजन का। तो फिजन का डिसएडवांटेज बेटा कि जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो न्यूक्लिक वेस्ट निकलता है, यानी इसको कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट बेटा। ये ऐसा वेस्ट होता है ना जो कंटिन्यूसली अपने अंदर से रेडिएशन निकलते रहता है, और अगर कोई भी इसके कांटेक्ट में आ गया तो वो भी रेडिएट हो जाएगा और उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है बेटा, हम इसको कंपोस्ट नहीं कर सकते, मतलब आसानी से ही नहीं कि ले जाके कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देंगे, फेंकेंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा
और लगभग जिससे जिससे वो कांटेक्ट में आएगा वो सारे के सारे का जीवन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला सीन है उनका कंपोस्ट, हम उनको ऐसे वैसे फेंक जो उनको उसमें से वेस्ट निकलता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा। हम उसको डिकम्पोज कैसे करें, हम उसको कैसे यहाँ से निलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी भी हम इसके पीछे रिसर्च करते जा रहे हैं। क्या स्टोरेज करते हैं लेकिन अभी कितना स्टोरेज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण उपाय खोजना बहुत ही आवश्यक है बेटा। दूसरा, ये बहुत ही महंगे होते हैं बेटा। ठीक है, इनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइसेस, इनका जो सेटअप होता है काफ़ी महंगा होता है, इसलिए सबके बस की नहीं है इसको यूज करना। इस बिजली को सब कोई नहीं यूज कर सकता। कौन यूज करता है बेटा, तो मैक्सिमम ये इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो आसानी से गवर्नमेंट को पैसे दे सकते हैं, या जो भी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं इन पावर प्लांट्स को। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, जो हमें जाननी बहुत आवश्यक है फ्यूज़न के लिए। फ्यूज़न के लिए बात करें, फ्यूज़न के लिए बेटा, तो फ्यूज़न अगर गौर करें तो फ्यूज़न से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एडवांटेज है ये कि फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसको कंट्रोल करना नहीं जानते। अगर एक बार गलती से ऑपरेट हो गया तो जीवन की ऐसी की तैसी हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसलिए फ्यूज़न एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को साथ लेके चलता है। ओके, अब जैसा कि इसको कहते हैं मौत का हथियार कह सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हम जीते जागते हम लोग जीवन में इस धरती पे बहुत सारी कंट्री हैं जो एटम बम और हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम बना के रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं सब। अब कभी भी गलती से कोनो का दिमाग सटका, जैसे किम जोंग उन, उसका दिमाग सटका तो सबकी हटा देगा वो, और हटा देगा तो फोड़ फाड़ देगा बम। बम बम वही जगह फूटेगा तो बाकी लोग क्या है वहाँ पे दिवाली थोड़ा मनाएंगे, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो इसलिए ये सीन्स कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे बेटा, आप सीन्स देख सकते हो जो हमारे फ्यूजन और फिजन के केस में आते हैं। ओके, तो ऐसे करके बेटा हमारा जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका जो आखिरी पार्ट है क्या न्यूक्लियर एनर्जी, वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, और फिर अब बेटा हम लोग के जैसे हम लोग के यहाँ हम लगभग फिजिक्स के क्लास 10 फिजिक्स के सारे जो हैं बेटा, सारे के सारे, मतलब कि पूरा का पूरा जो फिजिक्स है क्लास 10th का, वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सब हो गया बेटा कंप्लीट। ठीक है, अब बेटा हम लोग जब चलेंगे अगर ये, तो वो चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे, कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर भी एक एपिसोड बना के चर्चा करेंगे उसके ऊपर, प्लस सारे सॉल्यूशंस देंगे बेटा आपको। ठीक है, फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स के सारे सॉल्यूशंस आपको हम लोग वीडियो के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, कि अगर आपके पास किताब ना हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, या नहीं होने देंगे। चलते बेटा, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।